हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मैनेजर कमीशन के रिगार्डिंग। केस 1 और केस 2 दो केस दे रखे हैं आपको। फर्स्ट वन दे रखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन नेट प्रॉफिट देन, ठीक है ना, यानी कि देन मैनेजर कमीशन पे करना है कि मैनेजर कमीशन, ठीक है ना। तब मैनेजर कमीशन क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, अगर मान लिया सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बना रखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन हम यहाँ पर लिख दिया, मान लिया कि कमीशन, क्या लिख दिया, कमीशन, ठीक है, मैनेजर कमीशन घटा दिया। फिर यहाँ पर आ जाएगा, इससे पहले क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। कमीशन देने के बाद क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। एक तो दे रखा आपके पास बिफोर कमीशन और एक दे रखा आपके पास क्या, आफ्टर कमीशन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान ले कि आफ्टर कमीशन यानी कि मैनेजर को कमीशन देना है उसके खुद के कमीशन देने के बाद, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास प्रॉफिट आएगा EBIT, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तब क्या करना है, यानी कि आपके पास जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से कर देते। अगर आपके पास जो प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 प्लस में रेट, ठीक है, डिवाइड बाय 100 प्लस में रेट इनटू रेट कर देंगे यहाँ पर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी अमाउंट है टोटल प्रॉफिट की दे रखी है इनटू रेट और डिवाइड बाय 100 प्लस में रेट। ये तो हो जाएगा आपका आफ्टर वाला। कौन सा हो जाएगा, आफ्टर वाला। अगर हमें करना है बिफोर का, क्या करना है बिफोर का, तो क्या क्या बनेगा, अमाउंट प्लस में रेट डिवाइड बाय 100। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बिफोर कमीशन। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं कि मैनेजर को जो हम कमीशन देते हैं, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो अमाउंट यानी कि प्रॉफिट प्लस में मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100, और अगर आफ्टर देते हैं तो अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस में रेट। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बाद क्या दे रखा है, नेक्स्ट है आपका इनवॉइस नोट रिसीव्ड फॉर गुड्स परचेज, यानी कि आपने क्या किया, गुड्स तो परचेज कर लिया लेकिन इनवॉइस अब तक रिसीव नहीं किया उसका, या फिर गुड्स परचेज एंड इंक्लूड इन स्टॉक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, आपने गुड्स खरीद लिया, स्टॉक में शामिल कर दिया लेकिन उसकी एंट्री नहीं की। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर कैश खरीदा तो टू कैश, अगर कैश नहीं खरीदा, आपने क्या किया, आपने खरीदा है उधार, उधार खरीदा तो क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स, क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स, बस सिंपल। इट विल बी एडिड टू परचेज इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड आल्सो एडिड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट। तो ये दोनों जो जब हम पहले भी लिखते आए हैं तो इसको लिख देते हैं एक बार। क्या लिखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये एंट्री, इनवॉइस वाली एंट्री, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में तो चली जाएगी डेबिट, और डेबिट में क्या करेंगे, इन परचेज अकाउंट में ऐड कर देंगे। इसी तरह से बैलेंस शीट में चली जाएगी लाइबिलिटी साइड, कहाँ चली जाएगी, लाइबिलिटी साइड, वहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन क्रेडिटर्स, ठीक है, इन क्रेडिटर्स। जब इनवॉइस आप ना खरीदो, ना आपके पास ना हो, तो ये आपको याद रख लेना, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो बाय का मतलब है कि बिल नहीं मिला, बिना बिल के करते हो तो आप बाय कर सकते हैं, परचेज किया तो आपके कैश के रिगार्डिंग बना सकते हैं। ये दो वर्ड वैसे ही रैंडमली याद रख लेना आप। नेक्स्ट दिया गया अपना गुड सोल्ड एंड डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। आपने सामान बेच दिया, डिस्पैच करवा दिया, लेकिन उसको देखो, अगर खरीदने से अगर सामान बेचते तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए तो कैश का तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, डेटर। जब हम क्या करते हैं, किसी को उधार माल बेचते हैं तो डेटर, और उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर, ये आपको याद रखना है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में
ट्रेडिंग काउंट में क्रेडिट साइड हो जाएगा प्लस इन सेल्स के अंदर, और बैलेंस शीट में एसेट साइड हो जाएगा प्लस इन डेटर्स। नेक्स्ट है अपना सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, ठीक है ना। अगर आप सेल ऑफ गुड्स कहते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, यानी कि अगर आप अप्रूवल के रूप में मान लें कि आपको अपना सामान है वो बेचना है, तो आप क्या करो, पहले सैंपल या अप्रूवल के रूप में बेच देते, तो किसको बेचोगे। अब देखो नॉर्मली सामान कम हो गया तो क्या करेंगे, सेल्स, आपने बेच तो दिया, किसको, कस्टमर को, कस्टमर अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सेल कर देंगे। ये कौन सा था, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस पे अब आप करते हो तो, ठीक है। मान लें कि आपने क्या किया, सैंपल के तौर पे सामान दे दिया कस्टमर को, तो गुड्स सेंड सेल करना, एक तो होता है सैंपल, अगर सामान देते हैं तो एंट्री करते हैं टू परचेज अकाउंट, और सैंपल के सैंपल अकाउंट डेबिट है, ठीक है। ये तो हो गया सैंपल के रूप में। यहाँ पर क्या है, माल बेच दिया, ठीक है, और उसकी अप्रूवल के लिए कि हाँ जी हमने माल बेच दिया है, तो कस्टमर क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्या होता है, डेटर टू सेल होता है आपका, अब की बार क्या हो जाएगा, कस्टमर टू सेल कर देंगे। नेक्स्ट वन आता है कि अगर रिसिप्ट आगे फर्दर दिया गया इसका, नो रिसिप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, नो रिसिप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस अप टू डेट ऑफ फाइनल अकाउंट, और आपने क्या किया, कस्टमर के पास मान लिया कि ये है कंपनी या फर्म है, और ये मान लिया कि है आपका कस्टमर, ठीक है, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर गुड्स सेंड कर दिया, क्रेडिटर्स कस्टमर है ना, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन जब तक खाते बनाते थे 31 मार्च तक इसकी अप्रूवल नहीं आई थी, इसकी क्या हुई, अप्रूवल नहीं आई थी, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एंट्री उल्टी कर देंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि जब तक अगर आप खाते बना रहे हो तब तक उसकी अप्रूवल नहीं आती, तो याद आ जाएगा, ठीक है। सच स्टॉक आफ्टर रिटर्न इंक्लूड इन दी स्टॉक, और फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास सामान आया है उसको वापस क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका सिंपल हो जाएगा। तो क्या कुछ था इसमें, अगर आप कस्टमर को अप्रूवल के लिए माल बेचते तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन अगर फाइनल अकाउंट 31 मार्च तक उसकी अप्रूवल नहीं आती तो इस एंट्री को उल्टी कर देंगे, फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है कि जो आपके पास सामान आया है उसको वापस ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, अगर हम बात करें जर्नल एंट्री, तो सर एक तो पहले आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, किस में आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, सेल में से लेस इन सेल में से घटा देंगे, और दूसरी आएगी बैलेंस शीट में, कहाँ पर, एसेट साइड में, लेस कर देंगे डेटर से, क्योंकि अगर हम उधार बेचते कस्टमर को तो ये क्या हो जाता, सर ये डेटर हमारे बढ़ जाते, लेकिन अब वापस ले लिए तो डेटर क्या हो गए, कम हो गए, और क्या करें, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। ये तो आपका फर्स्ट था, ठीक है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। दूसरा आता है कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स विल बी ऐड बैक टू क्लोजिंग स्टॉक, अगर ये तो था कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना हुआ, क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, अभी सेकंड वाली एंट्री कर रहे हैं, ये फर्स्ट की थी एंट्री सारी की सारी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ऐड कर देंगे इन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। और इसी तरह बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा, बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा, एसेट साइड। तो ये दो नोट्स दे रखे हैं आपके पास, क्या था पहला, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल, सेल से तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और घटा देंगे किस में, डेटर में, आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इसी तरह से विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इट विल बी एडिड, अगर हम गुड्स के कॉस्ट प्राइस की बात करें तो इट विल बी एडिड इन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, और क्रेडिट साइड लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और उसमें क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे, और दूसरा क्या है, बैलेंस शीट में एसेट में चला जाएगा आपका ये। नेक्स्ट वन आता है गुड्स इन ट्रांजिट, अगर रास्ते में सामान हो तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री आप करोगे, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, क्या करेंगे, टू सप्लायर अकाउंट हो जाएगा। सैलरी लेस टैक्स, ठीक है, सैलरी दे रखी है आपके पास, या वेज रेंट दे रखा है, वेजेस दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे टू TDS, इनकम टैक्स डिडक्टेड, ठीक है ना, इनकम टैक्स डिडक्टेड, ठीक है, ID इनकम
टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट बनाता है फाइनल अकाउंट के रिगार्डिंग। फाइनल अकाउंट कैसे कैसे बनाते हैं, तो नॉर्मली जो हमारा फॉर्मेट होता था पुराने, वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। सबसे पहले फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट इज ए सेट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट इन विच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो अकाउंट में तो आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और स्टेटमेंट में आती है बैलेंस शीट। क्या आती है? बैलेंस शीट। ठीक है, और नेक्स्ट वन दिया गया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला क्या है? परचेज, ओपनिंग स्टॉक, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये भी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला है। या तो आप सिंपल कर लो सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट, या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसको बैलेंस जैसे ट्रायल बैलेंस में बनाया गया आप वैसे भी कर सकते हो, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में बनाया गया आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। तो फर्स्ट वन क्या दिया गया देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, फॉर द ईयर एंडेड बनता है। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट हैं? आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, अच्छा रिटर्न आउटवर्ड, मैंने पहले बताया था पीओ के साथ रिलेशन करना है और एसआई के साथ रिलेशन करना है। ठीक है, पीओ यानी कि परचेज रिटर्न और आपका रिटर्न आउटवर्ड एक ही बात है। इसी तरह से सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड भी एक ही बात है। यहाँ पर सेल क्लोजिंग स्टॉक लॉस हो गया तो ग्रोस लॉस यहाँ पर आ जाएगा। और ठीक है, परचेज रिटर्न आउटवर्ड हो सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं हम परचेज को कम कैसे कर सकते हैं? एंट्री आपको याद है चैरिटी की है, चैरिटी अकाउंट डेबिट, सैंपल अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, ये जो है ना चैरिटी वगैरह, ये भी लेस के कॉलम में दिखा रखी। किसमें दिखा रखी है? ये लेस के कॉलम में। देखिए यानी कि आप यहाँ भी लेस का लिख सकते हो, और ये सारा का सारा किस में आ जाएगा? आपका परचेज के थ्रू दे देगा। किसका दे देगा? सारा का सारा परचेज के थ्रू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन दिया गया है आपका ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग बात की गई है, जैसे कि वेजेज। सिंपल वेजेज है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर सैलरी वेजेज है तो आपका पीएनएल अकाउंट है। वेजेज से लेकर और ये सारे के सारे जितने खर्चे दे रखे हैं आपके, ये आते हैं आपके ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है ये? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। कौन कौन से? वेजेज, कैरिज, फ्यूल, गैस, वाटर, ऑक्टरी भाड़ा, आपका मोटिव पावर यानी कि पावर सप्लाई जो चाहिए आपको, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्ज, डॉक बंदरगाह के रिगार्डिंग, स्टोर के रिगार्डिंग, रॉयल्टी के, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसके अलावा फिर इसका टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद या तो फिर आपके पास अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या दे रखा है? ग्रोस लॉस है, आपको याद हो तो उस साइड था लॉस था तो इस साइड आ जाएगा, और प्रॉफिट है तो आपका इस पर आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। जो भी इनकम आ रही है, मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब आपने किसी को पैसा दे रखा था उससे ब्याज मिला, रेंट रिसीव्ड, आपने कोई रेंट पे मकान चढ़ा रखा था उससे मिला, कमीशन मिला आपको, डिस्काउंट में छूट मिल गई आपको, ठीक है ना, क्रेडिटर ने छूट दे दी। इसके बाद प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, या फिर एसेट बेची उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, या मिसलेनियस कोई भी इनकम आ गई, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। देखो अगर सिंपल वेजेज था तो आपका क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर लेकिन सैलरी के साथ वेजेज है तो ये आपका आ गया आपका पीएनएल अकाउंट में। प्रिंटिंग चार्ज, पोस्टेज, इंश्योरेंस, ऑफिस लाइट, रिपेयरिंग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सारे खर्चे यहाँ पर आ जाएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। और ये क्या था? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो इनको दो हेड में बांट देते हैं, सेल आपका सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और ऑफिस एंड एडमिशन। सेलिंग वर्ड यूज कर लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये सारे के सारे आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा हो जाएगा आपका। फिर आता बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। अच्छा जी, इसमें प्रॉफिट लॉस क्या था? प्रॉफिट अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है पीएनएल की तो प्रॉफिट है, सेम ग्रोस प्रॉफिट की तरह। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस।
नेक्स्ट वन दिया गया है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर देखो क्या कुछ दे रखा है, कैपिटल आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि देखो ओनर को प्रॉफिट होगा तो ओनर का पार्ट है जुड़ जाएगा, और ड्राइंग लेस कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, इसके बाद आपका लोन क्रेडिटर्स। ठीक, अगर कंपनी ने लोन ले रखा है, ठीक है ना, अगर फर्म ने लोन ले रखा है तो आपका क्रेडिटर में आ जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर बैंक का ओवरड्राफ्ट यानी कि नेगेटिव बैलेंस होता है बैंक का, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये तो हम पहले पढ़ चुके थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस ये हमारे लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है, बीपी, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड यानी कि लीज पे देना आप। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, लाइफ स्टॉक यानी कि जो आपकी जीवित आपके संसाधन, जैसे कि आपके पास पशु वगैरह है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट अक्रूड, देखो इंटरेस्ट अक्रूड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, स्टोर और स्पेयर पार्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये बैलेंस शीट के रिगार्डिंग दिया गया था, और बैलेंस शीट का टोटल, ठीक है, क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। इसके अलावा लूज टूल, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड के आइटम में है। लूज टूल यानी कि जो औजार है, छोटे छोटे औजार हैं, उनके बारे में यहाँ पर आ जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोनों भी यहाँ पर आ जाएंगे। सन्ड्री डेटर, BR, इनकम अक्रूड। ठीक है, अभी तो हम पढ़ गए थे ना, क्या हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट अक्रूड और इनकम अक्रूड दोनों यहाँ पर आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पर आता है, जो याद करने वाली बात है, और कैश एट बैंक तो यहाँ पर आता है, या कैश इन हैंड यहाँ पर आता है। ओके, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? देखो, आपको पता हो तो आप है ना कैश बुक बनाई होगी। क्या बनाई होगी? कैश बुक। अभी हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, वैसे तो पीछे हम पढ़ के भी आए हैं कैश बुक के रिगार्डिंग, तो वो भी आपको पता है। तो कैश बुक के रिगार्डिंग जो हम पढ़ के आए थे क्या था, देखो अगर मैं बोलता हूँ 1 कॉलम कैश बुक तो सिर्फ अमाउंट आ जाएगा इसके अंदर, यानी कैश के अंदर अमाउंट। 2 कॉलम में कैश बुक तो कैश या डिस्काउंट आ जाएगा। 3 कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट आ जाएगा, कैश में। अगर मैं 2 कॉलम कैश बुक बनाता हूँ जिसमें सिर्फ मैं कैश और बैंक को लेता हूँ, क्या लेता हूँ? कैश और बैंक को लेता हूँ। ये 2 कॉलम कैश बुक मैंने बना दी है। तो अभी क्या है, कैश को तो आप छोड़ ही दो, हम बैंक के रिकॉन्सिलिएशन के टाइम में क्या देखते हैं, हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन में जो कैश बुक बनाएंगे उसके सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम को देखेंगे। किसको देखेंगे? बैंक कॉलम। ठीक है, एक तो बात आपको ये याद रखनी है, यानी कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम। दूसरा, सर हर बैंक के पास जो बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट होती है, उस बैंक स्टेटमेंट को हम पासबुक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पासबुक। तो ये भी एक बैंक अपने पास रखेगा। अच्छा, बैंक जो स्टेटमेंट होती है इसमें 2 कॉलम नहीं होते। 2 कॉलम मतलब ऐसा नहीं होता कैश का अलग उसका अलग। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट दे रखे ज़्यादा। अब ये बताओ, देखिए अगर इसको मैं समझने की कोशिश करें आपको, नॉर्मली आपको मैं करवाने की कोशिश, लाइक मैं बना देता हूँ कैश बुक। क्या बना देता हूँ? कैश बुक। कैश बुक में 2 ही कॉलम लगा देते हैं, एक लगा देते हैं बैंक, और यहाँ पर भी लगा देता हूँ बैंक। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम बात करें, एक मैं बना देता हूँ कैश बुक के पासबुक। क्या बना देता हूँ? पासबुक बना देते हैं। ठीक है, पासबुक में क्या कुछ दे रखा है सर, इसमें हमारे पास अमाउंट दे दी यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अब कैश बुक में यहाँ पर जो डेबिट साइड होगा, क्या होगा? डेबिट साइड होगा, जो आप जमा करवाओगे बैंक में। ठीक, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि डिपॉजिट। डिपॉजिट यहाँ पर हो गया। इसी तरह क्रेडिट में क्या लिखेंगे कैश बुक के अंदर? विड्रॉवल। क्या लिखेंगे? विड्रॉल। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा देखो, डिपॉजिट कराया तो बैंक में पैसा आया प्लस, और विड्रॉ किया तो बैंक से पैसा गया तो माइनस। ठीक है, अच्छा जब ये बैंक में जमा करवाते हैं तो ये क्या होता है? ये होता है सर कस्टमर की एसेट। क्या होता है? कस्टमर की एसेट्स होती है। वेरी गुड। और ये क्या है कि सर कस्टमर की एसेट खत्म, यानी कस्टमर की एसेट क्या होगी? बढ़ गई, और यहाँ पर कस्टमर की एसेट क्या होगी? खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो कस्टमर की अगर एसेट है, कस्टमर की अगर एसेट है तो बैंक की क्या होगी सर? बैंक की पासबुक है, बैंक की लाइबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर मान लिया कि कस्टमर की जो एसेट खत्म हो गई, इसका मतलब क्या है सर? बैंक की लाइबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर की एसेट क्या है? बढ़ गई, तो बैंक की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
कस्टमर की एसेट कम हो गई तो बैंक की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कस्टमर की एसेट खत्म हो गई तो बैंक की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो नॉर्मली क्या है कि अपोजिट रिलेशन दिया गया है, नॉर्मली क्या है, अपोजिट रिलेशन दिया गया है। तो आपको एक तो ये याद रखना है। ओके, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन देखिए क्या कुछ बोल रखा है। व्हेन ट्रेडर डील विद करंट अकाउंट, जब ट्रेडर करंट अकाउंट से डील करता है, यानी कि जो व्यापारी होता है वो करंट अकाउंट से डील करता है विद बैंक, देन ही रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन थ्रू द बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन द लेजर एंड प्रिपेयरिंग द बैंक कॉलम इन कैश बुक। ठीक है, तो क्या करता है वो, कैश बुक के अंदर एक बैंक कॉलम बना लेता है अगर वो बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। पहला पॉइंट ये मैं बात भी कर चुके हैं अभी। फ्रॉम टाइम टू टाइम बैंक सप्लाई टू कस्टमर विद ए कॉपी ऑफ हिज रिकॉर्ड, यानी कि बैंक भी क्या करता है, टाइम टू टाइम एक कस्टमर को अपनी कॉपी दे देता है, जिसको हम पासबुक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पासबुक बोल देते हैं। बैंक क्रेडिट कस्टमर अकाउंट ऑन डिपॉजिट, जब कस्टमर जमा करवाता है तो बैंक को क्रेडिट कैसे, अभी हमने किया था ना, क्या किया था, हमने किया था सर कैश बुक, ठीक है, और एक किया था पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या था हमारे पास, कस्टमर डेबिट करते हैं, डिपॉजिट करवाता है तब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये कस्टमर की एसेट थी आपको याद हो, और ये क्या हो गया, बैंक की लाइबिलिटी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बैंक क्रेडिट कस्टमर अकाउंट ऑन द डिपॉजिट ऑफ द अकाउंट, अगर मैं बैंक के बारे में बात करूँ, ये बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो ये क्या करेगा, इस कस्टमर का डिपॉजिट करता है, क्रेडिट साइड लिख देता है, ये क्रेडिट साइड होती है, डेबिट साइड, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो ये कर देता है। एंड विड्रॉल पे क्या कर देगा, विड्रॉल पे डेबिट कर देगा, और विड्रॉल यहाँ पर डेबिट, आपको याद हो तो मैंने लिखा था कि अगर कस्टमर विड्रॉ करता है अपने कैश बुक से तो यानी कि एसेट को खत्म कर दिया, इसके एसेट खत्म मतलब बैंक की लाइबिलिटी खत्म, ये तो हम बात कर चुके हैं पहले। तो इसके अंदर ये डेटा दिया गया था। नेक्स्ट वन दिया गया है फिर आपका कॉजेज डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक। ठीक है, डिफरेंस दिया गया क्या क्या, कैश बुक और पासबुक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले, दोज एंट्री विच हैव बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट दे हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द पासबुक अप टू डेट प्रिपरेशन बैंक रिकॉन्सिलेशन। अब आप देखो, आपने तो अपने बुक कैश बुक में बैंक कॉलम बना दिया, अपने कैश बुक में क्या कर दिया, बैंक कॉलम बना दिया, कैश बुक में बैंक कॉलम बना दिया। ऐसे ही बैंक क्या करेगा, आपकी पासबुक में एंट्री करेगा। अब क्या होना चाहिए, अब ये होना चाहिए सर कि जो डेटा पासबुक में दिखाया गया है, जैसे इसकी क्रेडिट में दिखाया गया तो इसकी डेबिट में, और इसकी डेबिट में दिखाया गया है तो इसकी क्रेडिट में, वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पर दोनों का बैलेंस मैच नहीं करता। ठीक है, तो उसी को हम आइडेंटिफाई करके एक जगह लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या लिखते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। दो ट्रांजैक्शन विच हैव बीन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, मतलब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो पासबुक में लिख दी लेकिन कैश बुक में नहीं लिखी, कैश बुक में लिख दी लेकिन पासबुक में नहीं लिख दी। कब तक की बात है ये सर, जब हम अकाउंट बनाते हैं, यानी कि 31 मार्च को जब हम फाइनल स्टेटमेंट अपनी बनाते हैं तो उस ड्यूरेशन कुछ ऐसी एंट्री होती है जो कैश बुक में लिख सकते हैं या कुछ पासबुक में लिख सकते हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो क्या दिया गया है, पहला ट्रांजैक्शन विच हैव बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती है लेकिन पासबुक के अंदर रिकॉर्ड करना भूल गई, यानी कि सिर्फ रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ रिकॉर्डेड इन पासबुक। अब कैश बुक के अंदर कौन सी चीज़ें रिकॉर्डेड जो पासबुक, लाइक मान लीजिए आपने चेक इशू कर दिया, चेक ड्रॉन कर दिया, यानी कि आपने चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। आपने चेक इशू किया तो आप क्या करोगे, कैश बुक, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैश बुक और यहाँ पर लिख देता हूँ पासबुक। क्या लिख देता हूँ, पासबुक। आपने चेक इशू किया, ठीक है, चेक इशू कर दिया, मान लिया कि आपने कर दिया 500 रुपये का, तो क्या करेंगे, 500 रुपये आपके यहाँ से तो गए लेकिन नोट प्रेजेंट इन बैंक, अब बैंक में गया ही नहीं तो बैंक में तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं सर बैंक रिकॉन्सिलेशन से, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये हम बना रहे हैं। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब आपको याद क्या रखना है, आपको जो याद रखना है वो ये कि आप इसको ना कहाँ से शुरू कर सकते हो, या तो अगर आप कैश बुक ले तो बैलेंस उठाओगे, बैलेंस एज पर
कैश बुक। अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक उठाते हो तो लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में मैच करना चाहिए किसे, बैलेंस एज पर पासबुक, तभी तो ये मैच ही तो कर रहे हैं हम, पासबुक। अगर आपने कैश बुक का बैलेंस उठाया है तो पासबुक से मैच करेंगे, और पासबुक का बैलेंस उठाया है तो कैश बुक से मैच करेंगे, बीच में इसके दौरान एंट्री कर देंगे, जो जो एंट्री होती रहेगी। कर लोगे ना ये तो काम। हाँ अच्छा, कैश बुक का बैलेंस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है तो एक साइड लिखते हैं प्लस का सिंबल और एक साइड लिखते हैं माइनस, ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस यहां पर हम लिखेंगे, पहली बात, ठीक है। अगर कैश बुक का बैलेंस बड़ा है तो प्लस, वरना माइनस कर देंगे ये। तो पहली बात क्या याद रखनी है सर, कैश बुक से उठाया है तो पासबुक से टैली करेंगे, पासबुक से उठाया कैश बुक। अच्छा, जिससे टैली कर रहे हैं उसको टारगेट बुक भी बोल देते हैं, किसी को बोलते हैं, टारगेट बुक। क्या बोलते हैं, टारगेट बुक, ये और याद रख लेना। अगर मैं कैश बुक का बैलेंस उठाता हूं तो पासबुक टारगेट बुक होगी, और अगर मैं पासबुक का बैलेंस उठाता हूं तो कैश बुक आपकी टारगेट बुक होगी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एंट्री होती है। तो ये एंट्री आगे है तो आगे करवा दूंगा, ये दोनों एंट्री आपकी मिल जाएगी आगे, ये सभी एंट्री आगे है। तो इसी तरह से कुछ एंट्री जो है पासबुक में रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना रह जाता है, तो ये सारी की सारी एंट्री हमारी आगे दी गई है, तो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में सारी करवा देंगे आपको। नेक्स्ट वन दिया गया है क्या, नेक्स्ट दिया गया बैलेंस के रिगार्डिंग, जो अभी मैंने आपको बताया वही बात इसमें बोल रखी है। क्या कुछ दिया गया, पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक के अंदर बैलेंस की बात की गई है। अब जो कैश बुक आप बनाओगे, आपने क्या किया, कैश बुक बना दी, कैश बुक। अब जो कैश बुक आप बनाओगे तो इसमें बैंक लिखोगे, फिर आप यहाँ पर भी बैंक लिखोगे, क्योंकि बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं ना हम, याद रखना, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ओके। दिस बैलेंस इज रियली द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मेंटेन बाय द कस्टमर, कस्टमर मेंटेन करता है या फर्म मेंटेन करती है। व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम इज मोर देन, यानी कि डेबिट कॉलम का टोटल अगर क्रेडिट कॉलम से ज़्यादा आ जाए तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोल देते हैं, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। यहाँ तक ये एंट्री खत्म होगी, ठीक है, ओके। आगे क्या दे रखा है, नेक्स्ट वन, व्हेन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हेन ओनली कैश बुक बैलेंस इज गिवन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, अगर मैं लिखता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये हमेशा ही यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव डेबिट साइड में। इसको डेबिट बोल लो या क्रेडिट बोल लो या प्लस बोल लो या माइनस बोल लो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, इसके डेबिट साइड यहाँ पर लिखा जाएगा हमेशा ही। तो क्या दे रखा है, व्हेन ओनली कैश बुक बैलेंस इज गिवन इट इज ट्रीटेड एज डेबिट बैलेंस, तब तो उसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। और व्हेन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन इट इज ट्रेड ओवरड्राफ्ट, अगर मान लिया कि क्रेडिट बैलेंस दे रखा तो क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट। क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट। यानी कैश का बैलेंस तो हमेशा ही डेबिट रहेगा, अगर मान लिया कभी ऐसा हो जाए कि क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो क्या कर लेंगे, इसको ओवरड्राफ्ट मान लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पासबुक की हम। पासबुक में क्या कुछ दे रखा है, पासबुक में इसका अपोजिट होता है वैसे तो, फिर भी क्या है, बैंक कीप एन अकाउंट ऑफ द ईच कस्टमर, हर कस्टमर का, जिसको बैंक स्टेटमेंट या पासबुक बोलते हैं। द अमाउंट विच आर डिपॉजिटेड बाय कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। अब मैंने क्या कहा था, आपको याद हो तो हमने तो एक तो कैश बुक बनाई थी, ठीक है, यहाँ पर बैंक कॉलम लिखा था, और ऐसे ही हमने यहाँ पर बैंक कॉलम लिखा था। मैंने बोला अगर जमा करवा रहे तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे, जब बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है कैश अकाउंट को, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ऐसे ही अगर आपकी पासबुक की बात करता हूँ, पासबुक में मैंने क्या बताया था, पासबुक में बताया था कि सर जो यहाँ पर डेबिट है वो यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि जो एसेट होती है एक कस्टमर की, कैश बुक कौन बनाएगा, कस्टमर ना, चाहे वो कंपनी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, कैश कैश, तो इसकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, और इसमें डेबिट तो इसमें क्रेडिट करते हैं। वही बात इसने बोल रखा है, देखो क्या बोल रखा है, द अमाउंट विच आर डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक लेजर, बैंक लेजर में बनाई जाती हैं। और द अमाउंट विड्रोवल, देखो यहाँ पर विड्रोवल होगी, विड्रोवल करेंगे तो क्योंकि एसेट खत्म कर दिए तो क्रेडिट साइड हो जाएगा, माइनस कर देंगे जब कैसे इसको डिपॉजिट को प्लस किया था। तो ये अगर क्रेडिट साइड दे रखा है बुक की तो इसके साइड क्या हो जाएगा, डेबिट साइड हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे सर लाइबिलिटी खत्म, ठीक है, लाइबिलिटी खत्म, यहाँ पर एसेट खत्म,
कस्टमर की एसेट बैंक की लाइबिलिटी होती है, ये याद रख लेना। द अमाउंट विड्रॉल बाय हिम रिकॉर्डेड इन डेबिट कॉलम ऑफ द बैंक लेजर, द मैनी अदर अमाउंट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम दे रखी है। नेक्स्ट वन क्या है, व्हेन क्रेडिट बैलेंस इज, जब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो डेबिट बैलेंस से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलते हैं, ठीक है, और ओनली पासबुक बैलेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो क्रेडिट बैलेंस से, तो इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। अभी आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, सर ये क्या कुछ एंट्री है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, वो है आपकी सारी की सारी, ये एक फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट के थ्रू हम करते हैं। ये देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। और जो मैंने पीछे बोला था ट्रांजैक्शन दी गई थी जो रिकॉर्डेड कैश बुक में होती है पासबुक में, तो उसकी रिगार्डिंग बात करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये बनता है एज ऑन पर्टिकुलर डेट के रिगार्डिंग बन जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा, बैलेंस दे रखा कैश बुक का, पैसा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन लेके चलते हैं हम, ठीक है। जो कैश बुक में होगा वही उसका अपोजिट क्या होगा, पासबुक में होगा, ठीक है, ये याद रख लेना, हो जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको लेके चलेंगे, कैश बुक को। कैश बुक का सिंपल सा रूल क्या है, 2 कॉलम बनाते हैं, जैसे मैंने यहां पर बना देता हूं आपको, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ये आएगा यहाँ पर, एन नहीं आएगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या करना आपको इसके अंदर, यहाँ पर लिखना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अंदर है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, ये देखिए, यहाँ पर लिखेंगे प्लस और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, प्लस और माइनस और लिखते हैं, ठीक है। अगर आपने उठाया है कैश बुक को तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का सिंबल। अब जो ये एंट्री है ना, एंट्री सारी की सारी ये कैश बुक में कर रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ऐसे चलती जाएगी। पहली बात तो आपको क्या करना है, या तो आपको प्लस का सिंबल लगाना है या फिर माइनस का सिंबल लगाना है विद अमाउंट अपना, ठीक है। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या है, ये कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम की बात की गई, किसकी बात की गई है, बैंक कॉलम की हम बात करते हैं। अच्छा, जो कैश बुक में होगा बिल्कुल उसका अपोजिट किस में हो जाएगा, पासबुक में। और ये कब होता है, जब पॉजिटिव बैलेंस दे रखा हो, जब क्या दे रखा हो, पॉजिटिव बैलेंस दे रखा हो। और इसका उल्टा बिल्कुल, इसने डबल दे रखा ना, ये कैश बुक का अपना तो काम इतने से चल जाएगा कि कैश बुक का अपोजिट पासबुक में होता है, ओके। और ये दे रखा जब ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में हो, तो इसका बिल्कुल अपोजिट करना है, जो कैश बुक में है इसका कैश बुक का अपोजिट, पासबुक का अपोजिट। ओवरड्राफ्ट का मतलब, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने ज़्यादा पैसा निकाल रखा, बस इतना याद रख लेना, ठीक है, ओके। यानी कि कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है और पासबुक के अंदर डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, पासबुक के अंदर डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है, ओके। नॉर्मली ये याद रखना है। लेकिन हम अगर सारा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, एक ही चीज़ लेके चलते हैं। कौन कौन सी, कैश बुक। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कैश बुक लेके चल रहा हूँ, आपको ये याद रख लेना। तो हम सिर्फ कैश बुक को लेके चलेंगे और कैश बुक में ये फॉर्मेट होगा, एक प्लस और माइनस, इसमें इकट्ठा दे रखा ना, कोई बात नहीं, हम इकट्ठा ऐसे कर देंगे, क्योंकि वो पिछली बात है, एक ट्रांजैक्शन है तो प्लस का निशान आएगा, माइनस का, इसलिए क्या करेगा कैश बुक में यहाँ पर, तो यहाँ पर आप निशान लगा सकते हो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का सिंबल ऐसे देके ऐसे बना सकते हो कैश बुक को, ओके। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले चेक इशूड बट नोट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कैश बुक और एक साइड लिख लेना पासबुक, कैश बुक और पासबुक, वेरी गुड। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस, पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस और क्रेडिट का मतलब प्लस, ये आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात,
अगर मैंने बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, चेक इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया मतलब खाते से आपके पैसे चले गए, क्या चले गए, पैसा चला गया। और कैश बुक के अंदर अगर विड्रॉवल करते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया, ठीक है। ये तो कैश बुक की ट्रांजेक्शन। लेकिन आपको पता है सर चेक तो होगा लेकिन प्रेजेंट नहीं किया, बैंक में कुछ नहीं पता, तो बैंक के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा। कैश बुक के अंदर 200 रुपये आपने माइनस कर दिए लेकिन पासबुक के अंदर कोई चेंज नहीं है। अच्छा, दो तरीके। अब हमारे पास टारगेट बुक कौन सी होगी, टारगेट बुक पासबुक होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं बैलेंस लेके चला हूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। अगर मैं बैलेंस ये लेके चला हूँ तो टारगेट बुक मेरी क्या होगी, पासबुक। तो पासबुक में जो चेंज होगा वही इफेक्ट प्लस माइनस में दिखाना है। देखो बैलेंस लेके चला हूँ मैं कैश बुक का, इसलिए टारगेट बुक पासबुक में जो चेंज होगा वही हमें कैश बुक में प्लस माइनस करके दिखाना है। अब देखो कैश बुक में 200 माइनस कर दिए लेकिन पासबुक में कोई चेंज नहीं। अब ये बताओ अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूं तो कैश बुक में अमाउंट ज़्यादा है पासबुक में। जब कुछ भी स्पष्ट ना किया जा सके, अगर हमारे पास कम है यानी कि कस्टमर के पास कम है यानी कि कैश बुक में कम है, तो इसका मतलब है कि पासबुक में ज़्यादा है। और पासबुक में कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर पासबुक में 200 ज़्यादा है, तो इसलिए हम कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देंगे 200 रुपये, ठीक है। दूसरा सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री क्या है, चेक सेंट टू बैंक। हमने कस्टमर ने हमारे पास चेक दिया, चेक दिया सपोज करो हमने जो चेक दिया है 100 रुपये का हमारे खाते में आ गया, हमने कैश बुक में चढ़ा दिया कि 100 रुपये कस्टमर ने दे दिए, ये हमने प्लस का निशान लगा के छोड़ दिया, 100 रुपये कस्टमर ने दे दिए, ठीक है। तो अगर 100 रुपये कस्टमर ने दे दिए, प्लस का निशान हमने लगा दिया, तो 100 रुपये कस्टमर ने दे दिया, हम वो चेक लेके गए बैंक में, और बैंक में जो बॉक्स होता है चेक जहाँ पर डालते हैं वो उसमें हमने डाल दिया। लेकिन जब तक खाते बनाते थे उसमें कोई अभी तो ऐसा तो नहीं कि अब तो क्या करते हैं चेक देते ही आपका कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कई बार क्या है आप उस बॉक्स में डालते हो 2-3 दिन में चेक कन्वर्ट होता है नॉर्मली, तो उसमें अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। अब हमारे यानी कैश बुक के अंदर कस्टमर के पास 200 रुपये प्लस हो गया कैश बुक में, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं। हमारे पास ज़्यादा मतलब बैंक के पास क्या है, कम है, बैंक के पास क्या है, कम है, तो इसलिए इसको भी कम कर दो। यहाँ पर जो इफेक्ट दिखाना जो टारगेट बुक में यानी कि जो पासबुक में इफेक्ट है वही दिखाना है। दूसरा नेक्स्ट एंट्री क्या दिया गया है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक से हमें ब्याज मिला लेकिन कैश बुक में नहीं दिखाया। अब बैंक से ब्याज मिला तो बैंक में क्या हो गया, कम हो गया, भाई 50 रुपये बैंक ने ब्याज के दिए तो क्या हो गया, कम हो गया ना, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इनटू कैश बुक, यानी कि इंटरेस्ट बैंक ने हमें क्या कर दिया, ब्याज दे दिया। अब बैंक ने ब्याज दे दिया लेकिन कैश बुक में हमने लिखा नहीं, बैंक ने ब्याज दे दिया लेकिन कैश बुक में हमने लिखा नहीं, तो बैंक ने ब्याज दिया, तो जब कस्टमर की लाइबिलिटी बढ़ती है तो सॉरी बढ़ा देंगे। बैंक ने क्या कर दिया, 50 रुपये ब्याज दे दिया वहाँ पर, तो हम कैश बुक में नहीं लिखा तो कैश बुक में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह से एक्सपेंसिव चार्ज बाय बैंक, बैंक ने घटा दिए, बैंक ने क्या कर दिए, मान लिया कि 20 रुपये घटा दिए लेकिन कैश बुक में नहीं घटाए, तो हम भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। बैंक इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड यानी कि बैंक में हमारा ब्याज बढ़ गया, सॉरी 50 रुपये यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, क्या आएगा, 50 प्लस का निशान। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, यहाँ पर जो 50 होगा वो प्लस का आएगा, इसलिए यहाँ भी प्लस का कर देंगे कैश बुक में, और यहाँ पर बैंक ने 20 रुपये काट दिए कस्टमर के खाते से, तो इसलिए हम भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट तो जो था बैंक में जमा हुआ तो कस्टमर का ही इंटरेस्ट था ना, तो बैंक क्या होगा, पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई तो कैश बुक बढ़ा देंगे, क्योंकि जो पासबुक में चेंज आएगा वो कैश बुक में लिख देंगे। ऐसे ही बैंक ने क्या किया, कस्टमर के खाते से ब्याज काट लिया तो हम पासबुक से भी काट देंगे, सॉरी कैश बुक से भी काट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन दिया गया है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि चेक किया गया, पेड किया गया, पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन एंड क्रेडिट टू बाय द बुक बट नॉट ओमिटेड टू बी एंटर कैश बुक। हमने क्या किया, एक चेक का दिया कस्टमर ने, हमने क्या कर दिया, वो बैंक में जमा करवा दिया और पैसे भी मिल गए, यानी कि बैंक तो जमा हो गया प्लस का निशान, लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए। देखो मैं इस साइड लिख रहा हूँ ना, राइट साइड, तो मतलब पासबुक की बात कर रहा हूँ, और इस साइड लिख रहा हूँ मतलब कैश बुक की बात कर रहा हूँ, समझ लेना आप। तो बैंक में हमारे पास हमारे पैसे बढ़ गए जबकि कैश बुक में लिखा नहीं, तो जो बैंक में हुआ वही स्टेटमेंट क्या करेंगे, कैश बुक में कर देंगे, वेरी गुड, पासबुक में होगा। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड बट नोट एंट्री बिंग पास्ड इन द कैश बुक।
अब देखो, सबसे पहले बैंक में हमने क्या किया, एक चेक लगा दिया, ठीक है, कि भाई इसकी पेमेंट कर, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। हमें पैसे मिलने थे लेकिन क्या किया, डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या करेगा बैंक, उस पैसे को कटा देगा, क्या कर देगा, कट कर देगा ना। डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि पैसे नहीं है आपके खाते में, ठीक है। तो चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड, और वो क्या कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और पासबुक से भी हम, सॉरी कैश बुक से हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने घटा दिए, पासबुक कैश बुक में नहीं थे तो हम भी घटा देंगे, यानी कि जो पासबुक में एंट्री हो रही है वो कैश बुक में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था कैश बुक से, हमारी टारगेट जो बुक है वो पासबुक है, तो जो पासबुक में चेंज होगा वही कैश बुक में कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, माइनस कर देंगे, बैंक में घटा दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक से मिला है तो खाते में जमा तो ऐड कर देंगे। रिबेट छूट मिली है आपको बिल पेमेंट में तो ऐड कर देंगे। पेमेंट कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट, किसी कस्टमर ने सीधा बैंक में खाता जमा करवा दिया, बैंक में अमाउंट बढ़ गई तो हम भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसे के ऐसे देखना आपने, ये 11 के 11 पॉइंट आपने कर लिए। सिर्फ क्या चीज़ याद रखनी है, ये याद रखना है कि बैंक में, बैंक पासबुक में क्या चेंज हो रहा है वही कैश बुक में करना है। चेक इश्यूड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय पेई, यानी कि पेई से हमें चेक मिला और पेमेंट रिसीव्ड होगी, बट इश्यूड बाय चेक बिलोंगिंग तो, लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए। अब मान लीजिए कस्टमर था, उसने चेक दिया और पेमेंट रिसीव्ड होगी, तो बैंक में क्या करते हैं, ऐड कर रखा था तो कैश बुक में भी ऐड। डायरेक्ट कलेक्शन मेड बाय बैंक बट नॉट एंटर, अब डायरेक्ट बैंक ने क्या किया, सीधे कस्टमर से पैसे लिया तो बैंक हमारे खाते में जमा कर दिया होगा, ऐड। तो चेक एंटर्ड इनटू द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। अब कैश बुक की डेबिट साइड में तो कर दिया, यानी कि ज़्यादा है, कैश बुक में क्या कर दिया हमने, डेबिट साइड ज़्यादा है और इसमें कोई चेंज नहीं किया। अगर ये ज़्यादा तो ये क्या होगा, कम, तो इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फिर क्या करेगा, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एंटर्ड इनटू कैश बुक, यानी कि बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, बैंक से पैसा निकल गया तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड, चेक इशू डिसऑनर्ड होगा बट नॉट एंट्री इन दी पास ऑफ बैंक, ठीक है। पहले इशू कर दिया चेक हमने और फिर क्या हो गया, डिसऑनर्ड होगा तो बैंक से पैसा नहीं कटा, तो जो हमने खाते से काट दिया होगा, हमने चेक इशू किया तो माइनस कर दिया होगा कैश बुक में, लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं कटा, ठीक है। तो ये ज़्यादा है तो इसलिए इसको भी क्या करेंगे, इसको ज़्यादा कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे। रॉन्ग एंट्री डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, पासबुक की डेबिट साइड का मतलब क्या होता है भाई, पासबुक की डेबिट साइड का मतलब होता है माइनस, ठीक है। और रॉन्ग एंट्री कर दी थी तो माइनस हो जाएगा, और पासबुक की क्रेडिट साइड का मतलब होता है प्लस, तो प्लस कर देंगे। तो ये था आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन के रिगार्डिंग। बैंक रिकॉन्सिलेशन का नॉर्मली एक क्वेश्चन आ जाता है आपके, तो HPSC PGT के अंदर बैंक रिकॉन्सिलेशन का टॉपिक जो है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने एंट्री बाय एंट्री करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा जो एफर्ट है वो सही लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।